नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इनके संक्षिप्त नाम है एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस। अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारी ओपीएस और एनपीएस में तुलना किया करते थे, झूला झूल रहे थे। कर्मचारियों ने काफी लंबा आंदोलन चलाया कि हमें ओपीएस मिले, ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकार ने कहा ओपीएस नहीं मिलेगी, लेकिन आप यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुन लीजिए। तो 23 लाख कर्मचारी अब एनपीएस और यूपीएस में से चुनाव करेंगे। जून के महीने में यूपी में योगी जी कुछ कर्मचारियों के लिए ओपीएस ले आए, लागू ही कर दिया। और अगस्त में मोदी सरकार कहती है ओपीएस लागू नहीं करेंगे, यूपीएस लागू करेंगे। तो योगी जी कह रहे हैं यूपीएस भी लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनपीएस भी है, ओपीएस भी है, अब यूपीएस भी होगा। लोग एनपीएस और ओपीएस के बीच में झूला झूल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि एक स्कीम और लॉन्च हो जानी चाहिए, यूपीएस 2 यानी अंडरस्टैंडिंग पेंशन स्कीम्स। इसके तहत कर्मचारियों को साल में 1 दिन की छुट्टी दी जाए ताकि वे ठंडे दिमाग से अपने लिए सही पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकें। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करने वाले संगठन और कर्मचारी यूपीएस से नाराज हैं और फिर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है यूपीएस से अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलेगी। यूपीएस इसलिए लाई गई ताकि अर्धसैनिक बलों को बाहर रखा जा सके। देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। अब आप देखिए, ओपीएस लागू नहीं होगी, एनपीएस चलती रहेगी और यूपीएस दोनों से अच्छी है। कमाल का तर्क दिया जा रहा है। इसी के साथ भारत में इतनी तरह की पेंशन योजनाएं हो गई हैं कि सरकार को पेंशन टूरिज्म शुरू कर देना चाहिए ताकि दुनिया भर से लोग यहां आकर देखें कि कितनी तरह की पेंशन एक देश में दी जा सकती है। मेरी जानकारी में सरकारी कर्मचारियों के लिए 6 प्रकार की पेंशन व्यवस्था है: पुरानी पेंशन, नई पेंशन, यूनिफाइड पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन और नो पेंशन। नो पेंशन अग्निवीरों के लिए है। एक छठी स्कीम भी है। यह स्कीम केवल विधायकों, सांसदों के लिए है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, अगर कोई तीनों सदनों का सदस्य रहता है तो उसे भी 3-3 पेंशन मिलती है। तो कुल मिलाकर 6 पेंशन का पता चला। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने यूपीएस लागू करने का तुरंत ऐलान कर दिया, पता चलता है कि चुनाव को लेकर भी जल्दी रही होगी। केंद्र ने कहा है कि यह योजना अप्रैल 2025 से लागू होगी। ओपीएस को क्यों रद्द की गई? क्योंकि उसमें तमाम बुराइयां नजर आ रही थीं। ऐसे अर्थशास्त्रियों ने बताया और कहा कि सरकार के खजाने पर बोझ पड़ रहा था। अब अचानक से पढ़ने को मिल रहा है कि ओपीएस में भी कई प्रकार की खूबियां थी जो यूपीएस में डाल दी गई हैं। रिटायर हुए लोगों ने एनपीएस के खिलाफ आंदोलन किया कि इससे कोई फायदा नहीं, हमें वापस ओपीएस चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि एनपीएस की खूबी को यूपीएस में डाल दिया है। तो इस तरह से ओपीएस की खूबी यूपीएस में रहेगी मगर ओपीएस नहीं आएगी। भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। तो एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। अप्रैल 2023 में वित्त सचिव डॉक्टर सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि एनपीएस में क्या सुधार किए जाएं। उसमें क्या सुधार हुआ, न्यू पेंशन स्कीम में किस तरह की कमियां पाई गईं, यह किसी को पता नहीं, क्योंकि उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि उन्हें कभी भी कमेटी या सरकार की तरफ से नहीं बुलाया गया, जबकि उन्होंने कई बार पत्र लिखे। विजय कुमार बंधु का यह भी कहना है कि कमेटी बनी थी एनपीएस की सुधार के लिए। उस सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट को किसने देखा है, वो सार्वजनिक की जाए क्यों नहीं की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस बनाने से पहले डॉक्टर सोमनाथन कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकारों के 100 से अधिक कर्मचारी संघों से बात विचार किया है। 100 से अधिक। किसान आंदोलन के समय भी इसी तरह का दावा किया गया था। विश्व बैंक से लेकर रिजर्व बैंक से भी मशवरा किया गया है, अश्विनी वैष्णव ने बताया। लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर देश भर में आंदोलन चलाने वाले विजय कुमार बंधु का कहना है उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अप्रैल 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में इतने लोग आए कि पूरा मैदान भर गया। दिल्ली की गोदी मीडिया ने उसका कवरेज तक नहीं किया, मगर अदानी पूर्व एनडीटीवी में हमने उस पर प्राइम टाइम किया था। दिल्ली में इतने लोग एक मुद्दे को लेकर आए और चले गए, किसी को पता नहीं चला। आजकल वही गोदी मीडिया यूपीएस की खूबियों का प्रचार कर रहा है। सबको साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं, मैं केवल उसी पार्टी को वोट दूंगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। शपथ कई बार पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में दोहराई जा चुकी है। सरकार ने यूपीएस की बात की है तो यह इसी संगठन के निरंतर आंदोलन का भी असर रहा होगा, मगर यह संगठन यूपीएस को लेकर खुश नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल 2018 से ही पूरे देश में कई जगहों पर आंदोलन हुआ है। दिल्ली में अप्रैल 2018 और 1 अक्टूबर 2023 की रैली के इस वीडियो से अंदाजा हो सकता है कि पेंशन के सवाल पर सरकारी कर्मचारी किस तरह एकजुट हो गए थे। इसी तरह के कई आंदोलनों का नतीजा है कि धीरे धीरे विपक्षी दलों के नेता इसके करीब आने लगे। 2018 से ही यह संगठन नई पेंशन स्कीम की कमियों को उजागर करने लगा था। इनके आंदोलन में आने वाले कर्मचारियों की संख्या का असर था कि जल्दी ही पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा विपक्ष के मैनिफेस्टो में जगह पाने लगा और ओपीएस की वापसी का वादा किया जाने लगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी। बीजेपी ने सत्ता में आते ही हटा दी। कुछ और राज्यों में भी ओपीएस लागू की गई है। हैरानी की बात है कि जिस संगठन के आंदोलन से न्यू पेंशन स्कीम की खामियां सामने आई, पेंशन राष्ट्रीय बहस में आया, सरकार ने उससे बात तक नहीं की। सरकार जबकि दावा करती है 100 से अधिक कर्मचारियों और संगठनों से सलाह मशवरा हुआ। अभी केंद्र सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस लाई है और बड़ा उसका तारीफ शुरू हो गई है, जबकि पिछले 20 साल से एनपीएस की तारीफ हो रही थी। हमने प्रधानमंत्री जी को कई बार पत्र लिखा, सरकार को पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र का न कोई संज्ञान लिया गया, न कोई जवाब दिया गया। और एक कमेटी भी बनाई गई और कमेटी का क्या निर्णय हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर क्या चर्चा, क्या परिचर्चा, कुछ भी नहीं पता। अचानक यूपीएस आ गया। और मजेदार बात यह है कि जिनका पीड़ा है, जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिनका हम सब नेतृत्व कर रहे हैं, उन एनपीएस कर्मचारियों से कोई संवाद नहीं किया गया और एक नई चीज ला दी गई। और मैं बार बार कहता रहा कि, और जबकि हमने दिल्ली में 1 अक्टूबर की बहुत बड़ी रैली की थी, शायद भारत नहीं पूरी दुनिया की ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ी रैली थी, उसके बाद भी संवैधानिक सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस ला दिया।
अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या यूपीएस ओपीएस और एनपीएस से बेहतर है। लेकिन वो लोग कहां हैं जो एनपीएस को ही सारी खूबियों से लैस पेंशन व्यवस्था बता रहे थे। इन लोगों को तब सरकार के खजाने की चिंता हुआ करती थी, जब पेंशन की बात आती है तब चिंता बढ़ जाती है, लेकिन तब नहीं होती है जब चंद उद्योगपतियों को 15-15 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी पूरी वसूली कभी नहीं होती। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर बात की है और एतराज जताया है कि इस योजना के तहत बहुत बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान गायब हो जाएंगे, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं, अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस के तहत आते हैं, क्या वे यूपीएस ले सकते हैं? हिंदू में विकास धूत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वे भी यूपीएस का चुनाव कर सकते हैं। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी से पैसा कटता था और सरकार 10% का अंशदान करती थी, बाद में 14% करने लगी, मगर इस फंड का बड़ा हिस्सा बाजार में लगाया जाता था। यह दावा किया गया कि शेयरों के दाम बढ़ेंगे और अच्छा रिटर्न आएगा तो पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन जब एनपीएस वाले कर्मचारी रिटायर होने लगे, तब पता चला कि उनकी पेंशन तो 1,000-2,000 भी नहीं है। इसलिए भी यह जरूरी है कि डॉक्टर सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट जारी हो और बताया जाए कि अगर कोई बाजार को समझने वाला एनपीएस के तहत निवेश कर रहा है तो उसे कितनी पेंशन मिल रही है, दूसरा जो बाजार को नहीं समझता है और निवेश कर रहा है उसे कितनी पेंशन मिल रही है। यह सब जानना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि एनपीएस के बारे में 10 साल तक जो सपने दिखाए गए वो किस हद तक सच रहे। न्यू पेंशन स्कीम जो बाजार से जुड़ी थी और एक स्वायत्त इकाई द्वारा मैनेज की जाती थी, शेयर बाजार में उछाल के दौरान शुरू की गई थी। यह याद रखना चाहिए, उछाल अब भी बहुत हद तक बना ही हुआ है, जबकि बाजार का आकार भी बड़ा हो गया है। लेकिन 2 दशक के बाद जब एनपीएस के तहत लोग रिटायर होने लगे तो पता चला कि उन्हें जो राशि पुरानी योजना के तहत मिला करती थी उससे बहुत कम पेंशन मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है। यहां के एक कर्मचारी ने बताया कि दिसंबर 2018 में एनपीएस से रिटायर हुए और उसके तहत उनकी पेंशन 2,790 रुपए 83 पैसे मिल रही थी, मगर ओपीएस लागू होने के बाद 29,200 हो गई है। इसमें डीए भी अब शामिल है। मैं सरदारी लाल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर से
पीटीआई की पोस्ट से दिसंबर 2018 में रिटायर हुआ हूं और मुझे एनपीएस से मिलने वाली पेंशन जो थी वो 2790 रुपये 83 पैसे थी और अब जो एजी ऑफिस से ओपीएस का केस पास हुआ है उसमें मिलने वाली जो पेंशन है वो 29,200 प्लस डीए। 2019 में मार्च में रिटायर हुआ हूँ। लगभग 72,000 मेरी तनख्वाह थी उस समय, अंतिम मेरा पेमेंट था। लेकिन पेंशन जो सरकार एनपीएस बनाई है वो मात्र 1,028 है, जो मेरे खाते में वो एचडीएफसी एलआईसी से निर्धारित की गई है, वही मुझे मेरे खाते में हर महीने में 1,000। तो इस वक्त क्या है, सरकारी कर्मचारियों के बीच एक वर्ग है जो ओपीएस के तहत पेंशन ले रहा है, एक वर्ग है जो एनपीएस के तहत ले रहा है और एक वर्ग है जो अब यूपीएस के तहत भी पेंशन ले सकेगा। अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को बताते हुए जोर देकर कहा कि मोदी जी की शैली है सबसे बात करना, सहमति जुटाना और समस्या की जड़ तक पहुंचकर समाधान पेश करना। कमेटी ने सभी राज्य सरकारों से बात की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जून के महीने में जब कुछ कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का फैसला किया, क्या तब उन्हें पता नहीं था कि सोमनाथन कमेटी की कोई रिपोर्ट तैयार है जिस पर 2 महीने के बाद सरकार फैसला ले सकती है, तो रुक जाते हैं। इसी जून के महीने में उत्तर प्रदेश में ओपीएस लागू कर दी गई। आप पुरानी खबरें निकाल कर देखिए और अब वहां यूपीएस लागू करने का ऐलान हो रहा है, जबकि यही बीजेपी सरकार राजस्थान में ओपीएस हटा देती है जिसे अशोक गहलोत सरकार ने लागू किया था। अब पता चल रहा है कि कितना काम करती है मोदी सरकार, सबसे पूछ पूछ कर कितना काम कर रही है। अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट हमेशा पेंशन को राजकोष पर भार के रूप में दिखाते हैं, लेकिन इन्हीं अर्थशास्त्रियों में गारंटी वाली पेंशन की वकालत करने वाले भी रहे हैं। 4 मई 2023 के द हिंदू में रोहित आजाद और इंद्रनील चौधरी का एक लेख है, गारंटीड पेंशन इज नॉट बैड इकोनॉमिक्स, मतलब गारंटीकृत पेंशन खराब अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीति नहीं है। फिक्स पेंशन के विरोधी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि फिक्स पेंशन से लंबे समय में राजकोषीय वित्तीय रूप से अस्थिरता पैदा हो जाती है, साथ ही सरकार के पास गरीबों के कल्याण के लिए कम पैसा बचता है। हिंदू के इस लेख में आजाद और चौधरी कहते हैं कि यह तर्क मानकर चलना कि सरकार का खजाना फिक्स होता है सही नहीं है, जबकि सरकार सही नीतियों को अपनाए तो इस खजाने में वृद्धि भी हो सकती है। 26 अगस्त के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में यूपीएस की तारीफ की है, लेकिन सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार को लेकर चिंता जताई है। दोनों अखबार की राय एक समान नजर आती है। हिंदू और एक्सप्रेस के संपादकीय में अलग अलग तरीके से इसका जिक्र है कि कांग्रेस द्वारा पुरानी योजनाओं की बहाली को अपनी राजनीति का मुख्य हिस्सा बनाने से बीजेपी पर दबाव पड़ गया। दोनों अखबारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि 2023-24 में पेंशन के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कुल बजट अनुमान 5,20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक था, जो कुल राजस्व का 6 से 21% तक है। द हिंदू ने लिखा है कि भाजपा और केंद्र सरकार दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि व्यापक राजनीतिक सहमति के बिना कोई भी सुधार स्थायी या टिकाऊ नहीं हो सकता। बुजुर्ग नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को आबादी के सबसे बड़े हिस्से को कवर करना चाहिए। हिंदू ने लिखा है कि सरकारी कर्मचारी एक संगठित दबाव समूह हैं और अपनी गारंटीकृत पेंशन को बहाल कराने में कामयाब होने के बाद उन्हें कर्मचारी योगदान के खिलाफ विरोध जताने के बजाय यूपीएस का स्वागत करना चाहिए। एक्सप्रेस ने एक और बात लिखी है कि एनपीएस का विरोध एक छोटा वर्ग ही कर रहा था, विरोध बहुत व्यापक नहीं था, ऐसा एक्सप्रेस की बातों से प्रतीत हुआ। हालांकि यह भी लिखा है कि विरोध करने वाला वर्ग काफी मुखर था, जिसके दबाव के चलते सरकार ने समिति बनाई। यानी दोनों ही अखबार किसी न किसी रूप से संगठन के दबाव के कारण और संगठन के स्वरूप को लेकर अपनी राय रखते हैं कि बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है। जबकि रामलीला मैदान या कहीं भी ओपीएस आंदोलन का वीडियो देखिए तो लगेगा यह आंदोलन कितना व्यापक रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने ओपीएस के डिफाइंड बेनिफिट के बारे में लिखा है कि कार्य क्षमता के एक छोटे से हिस्से को मिलने वाले
इन उदार लाभों का वापस लौटना सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाएगा। ये उसके दूसरे क्षेत्रों पर खर्च की क्षमता को भी सीमित करेगा। हिंदू और एक्सप्रेस का संपादकीय करीब करीब एक समान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि पेंशन योजना को इसी तरह देखने का एक मजबूत नजरिया रहा है। दोनों अखबारों का संपादकीय उसी धारा से आता हुआ प्रतीत लगता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि किन आधार पर पेंशन योजनाओं का विरोध किया जाता है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जमीन पर सच्चाई क्या है। इसलिए जरूरी है जानना कि एनपीएस को लेकर कमेटी ने क्या देखा, कर्मचारियों ने कितना वेतन कटवाया और उस अनुपात में उन्हें बाजार से कितना रिटर्न मिला। क्यों उनका कहना है कि एनपीएस के तहत उन्हें 1000-2000 की पेंशन मिल रही थी, जो काफी नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर मनी कंट्रोल पर एक आलोचनात्मक समीक्षा छपी है। वित्तीय एक्सपर्ट केजाद अज्जानिया ने लिखा है कि यूपीएस एनपीएस के फायदे को लेकर एक्सपर्ट के बीच एक राय नहीं है। धीरेन्द्र कुमार जैसे कुछ एक्सपर्ट अभी भी इस राय के हैं कि एनपीएस और शेयर बाजार में भरोसा करना चाहिए। जिस तरह से शेयर बाजार में उछाल आ रहा है, अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। जबकि लैडर 7 वेल्थ प्लानर्स के सीईओ सुरेश सदागोपन कहते हैं यूपीएस में गारंटीकृत आय का आकर्षण बहुत बड़ा है। चूंकि यह योजना पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करती है, इसलिए यह कई सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मासिक पेंशन हो सकती है। एनपीएस का ग्राहक यूपीएस में शिफ्ट होने पर विचार कर सकते हैं, ताकि कम से कम उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की बुनियादी जीवन शैली का ध्यान रखा जा सके। बाकी सभी चीजों के लिए वे एक अलग इक्विटी निवेश योजना बना सकते हैं। इंडिया बिजनेस लीडर की प्रीति चंद्रशेखर कहती हैं कि यूपीएस जैसी मुद्रास्फीति से जुड़ी योजना कर्मचारियों के लिए जोखिम को कम करती है, क्योंकि अब इसे सरकार को उठाना है। अगर सरकार को प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कुछ कमी आती है तो उसे आरक्षित फंड से पूरा करेगी। इसलिए इस फंड का प्रबंधन भी सही तरीके से करना होगा, ताकि सरकार पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े और यह योजना टिकाऊ साबित हो। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय उनकी जमा पूंजी का 60% एक मुश्त हिस्सा दिया जाता है, जो टैक्स फ्री है। शेष 40% को अनिवार्य रूप से निवेशित किया जाता है। फिर पेंशन भोगी को मासिक पेंशन दी जाती है, जिस पर उचित टैक्स दर के अनुसार टैक्स लिया जाता है। क्या यूपीएस में एक मुश्त भुगतान पर टैक्स लगेगा? सरकार ने इसे अभी स्पष्ट नहीं किया है। अज्जानिया लिखते हैं, सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि यूपीएस योजना का प्रबंधन कौन करेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है, शुरुआती अध्ययन से लगता है कि यूपीएस पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण के दायरे में आ सकती है। अभी तक पूरे विवरण का इंतजार है, सब कुछ सामने नहीं आया है। यह भी साफ नहीं कि पेंशन पर टैक्स लगेगा या नहीं। ओपीएस में कर्मचारी की सैलरी से पैसा नहीं कटता था, यूपीएस में उसकी सैलरी से 10% कटेगा, एनपीएस में भी इतना ही कटता था। सरकार अपनी तरफ से यूपीएस में 18.5% मिलाएगी। एनपीएस के तहत 14% मिलाया करती थी। एनपीएस के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और सरकार ने यूपीएस ला दिया, ओपीएस की बात नहीं करी। जबकि जो अभी जानकारी हम सब लोगों ने कलेक्ट किया है, एनपीएस से भी बुरी यूपीएस है और उसमें नाम का बदलाव कर दिया गया है, बल्कि और नुकसान कर दिया गया है। एनपीएस में जो पैसा कटता था 10% कम से कम उसको सरकारी कर्मचारी को लास्ट में उसका जो एनपीएस का गुणागणित था उसमें वापस आता था। यूपीएस में हमारा पैसा तो कटेगा, लेकिन हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। बाद में सरकार कह रही है कि 6 महीने में हम बाद में उसका वेतन दे देंगे। अगर किसी व्यक्ति का 10 साल 15 साल एनपीएस कटा और 20 लाख रुपए उसका हो गया और 6 महीने के वेतन 1 लाख के हिसाब से 6 लाख हुआ, तो 20 लाख रुपए रख करके 6 लाख रुपए दे देगी। मतलब एनपीएस से ओपीएस में फायदा लाने के बजाय और नुकसान कर दिया गया। दूसरा, पहले पुरानी पेंशन में जो व्यवस्था थी वो फुल पेंशन 20 साल मिलती थी, अब इन्होंने इसमें 25 साल कर दी। एक समस्या। तीसरी जो समस्या आई है कि भाई बदला कुछ नहीं, हमारा पैसा अभी भी कटेगा, एनएडीएल उसको देखेगा, पीएफआरडीए बिल का उसका नियम लागू होगा, तो फिर नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता है। मैं तो कहता हूं कि यूपीएस आने वाले समय में जब इसका और जानकारी सरकार द्वारा आएगी तो निश्चित रूप से बहुत खतरनाक स्थिति है और लोग एनपीएस और ओपीएस के बीच में झूला झूल रहे हैं। जो
एक भी शिक्षक कर्मचारी एनपीएस का पसंद नहीं करता, उसे हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम नाम का एक संगठन है, इसने यूपीएस का स्वागत किया है और यह भी कहा है कि ओपीएस की मांग करते रहेंगे। ट्विटर पर इसके हैंडल को 4,905 लोग फॉलो करते हैं। इसके परिचय में लिखा है कि सभी केंद्रीय सचिवालयों में सेवा देने वाले कर्मचारियों का यह प्रतिनिधि संगठन है। इसमें लिखा है कि सरकार के कदम का स्वागत करते हैं। बहुत समय के बाद सरकार को एहसास हुआ कि एनपीएस पर दोबारा विचार की जरूरत है। यूपीएस सुनिश्चित लाभ के मामले में बेहतर है, मगर हम ओपीएस की मांग जारी रखेंगे। आखिर सरकार ने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन से संवाद क्यों नहीं किया? द हिंदू में रिपोर्ट है कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ने इस मुद्दे पर सरकार की कमेटी से संवाद किया। इसके सचिव गोपाल मिश्रा स्वागत कर रहे हैं, मगर इसी संगठन के एक और सहयोगी सी श्री कुमार सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, यूपीएस में कर्मचारियों का अंशदान नहीं होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि क्यों पेंशन दी जाती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा करते हैं। सरकार के भीतर सांसद को पेंशन मिलती है, कर्मचारी को नहीं। सेना के भीतर 1 रैंक 1 पेंशन है, मगर अग्निवीर को नहीं। भारत में सामाजिक सुरक्षा का हाल बहुत बुरा है, दूसरे देशों की व्यवस्था से तुलना नहीं कर सकते। वहां भी जब पेंशन का सिस्टम खत्म किया गया तो आज क्या असर है हम सही से नहीं जानते। भारत में पेंशन को लेकर गंभीर बहस चली है, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, यह सच्चाई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं यूपीएस राज्य की कल्याणकारी सोच का उदाहरण है, तब फिर उन्हें बताना चाहिए कि एनपीएस क्या थी। आपको मालूम है, देश के कर्मचारियों की चिंता हो, सर्विस में हो, रिटायर्ड हो, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी, जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया था। बाद में विरोध किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की, तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे।
तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं, पहली बात। डॉक्टर सोमनाथ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले कि इस कमेटी ने एनपीएस में कौन सी खराबी देखी, दुनिया भर की पेंशन व्यवस्थाओं में कौन सी खूबी देखी, इस कमेटी को क्यों लगा कि एनपीएस की जगह यूपीएस का सिस्टम आना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब अभी व्यापक रूप से किसी के पास नहीं है। हर किसी को इंतजार है नोटिफिकेशन का, तभी पता चलेगा कि किन शर्तों के आधार पर यूपीएस दी जाएगी। यूपीएस और एनपीएस के बीच तुलना चलती रहेगी, नए नए सवाल आते रहेंगे। भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था किसी के लिए भी खराब है। गरीबों को जो पेंशन दी जाती है 1000 से लेकर 2000 और कभी कभी 3 या 4000, वह बिल्कुल काफी नहीं है। सरकारी अस्पताल, स्कूल, आपके शहर का हाल आप जानते हैं। टैक्स ने वैसे ही आपकी हालत खराब कर रखी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।